इस देश की 20 करोड़ आबादी जो हमारे मुसलमान भाइयों की है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इस कैबिनेट में कौन है? महज मुख्तार अब्बास नकवी। मैंने उनका नाम कल ट्विटर पे रखा था घंटा मंत्री। वो केवल एक घंटा बजाने के लिए रखे गए हैं, एक शक्ल दिखाने के लिए कि हमने मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी में एक अजब खलबली मची हुई है। कभी राज्य के मुख्यमंत्री अचानक इस्तीफा देते हैं, कभी कैबिनेट में फेरबदल के लिए इधर से उधर मीटिंग होना शुरू हो जाती है और फिर नतीजे सामने आते हैं कि 12 नए मंत्रिमंडल का दोबारा से मोदी सरकार ने आविष्कार किया है और उसमें कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। पर उसमें कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें हटाया गया और उस पर सवाल भी खड़े होना लाजमी होते हैं। और जो नए चेहरे को जगह मिली है उसमें से एक नाम सामने आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसमें ये कहा जाता है कि महाराजा रहे हैं, महाराजा की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है। पर ऐसी कौन सी नौबत आ गई सर कि हम लगातार देख रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी को खैराती मंत्री कहा जाता था, अब ज्योतिरादित्य सिंह भी इसी फहरिस्त में आ गए हैं क्योंकि चुनाव लड़ा, हारे। और मुख्तार अब्बास नकवी का भी यही इतिहास है, या तो कभी चुनाव लड़ा नहीं, डायरेक्ट मंत्री बना दिए गए या राज्यसभा सांसद बना दिए गए। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? अभी आपने कल देखा कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो एक बड़ा नारा आया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बहुत थोड़ा सा एक अमला रहेगा मंत्रियों का और हम बहुत अच्छी गवर्नेंस देंगे। इसका नतीजा आज ये निकला है कि आज पूरी एक जंबो कैबिनेट बना दी गई है। वो अपने एमपीज के हिसाब से अगर उनका देखा जाए एवरेज, तो वो 81 मंत्री कुल बना सकते हैं। और आज आपके सामने 77 मंत्रियों की एक फौज खड़ी हुई है। और ये कौन है? ये सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से पलने वाले लोग हैं, जो शायद इनमें से कुछ एक नाम तो ऐसे हैं जिनका नाम आपने 2.5 साल में भी कभी सुना नहीं होगा कि वो भी देश के मंत्री हैं। मैं आपके सवाल पर आता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी महज एक चेहरा है। मेरा ये सबसे बड़ा कहना है कि इतना बड़ा एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें कुर्मी, घोसी, यादव, कुरील और एससी, एसटी, ओबीसी और अपना दल और निषाद पार्टी और पासवान पार्टी और अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मीडियम कास्ट, हर कास्ट के लोग आ गए। मगर इस देश की 20 करोड़ आबादी जो हमारे मुसलमान भाइयों की है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इस कैबिनेट में कौन है? महज मुख्तार अब्बास नकवी। मैंने उनका नाम कल ट्विटर पे रखा था घंटा मंत्री। वो केवल एक घंटा बजाने के लिए रखे गए हैं, एक शक्ल दिखाने के लिए कि हमने मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ये क्या इंसाफ है देश की जनता के साथ में? मैं तो समझता हूं कि आप इस पर रेशियो से भी कम से कम 12 मुस्लिम मंत्री इस कैबिनेट में होने चाहिए थे। और जो नहीं है, मैं ये कहता हूं कि उनके हितों की देखभाल या उनके विकास, उनके लिए कौन काम करेगा? ये तो एक ऐसा मंत्रिमंडल है जिसका ना कोई साथ है, ना विश्वास है और सबका सत्यानाश है केवल। क्योंकि सर ये भी देखा जा रहा है जैसे कि एक मंत्री जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी को खैराती मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के कहा जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, राज्यसभा सांसद, और सिर्फ एक मंत्रिमंडल पद लेने के लिए ही वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे और कांग्रेस में उन्हें लंबा सम्मान मिला, उसे नजरअंदाज करके ये जो चेहरा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आया है, उसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? नदीम, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत युवा है राजनीति के अंदर और कांग्रेस पार्टी में उनको बहुत सम्मान दिया।
उनको कितने मंत्री पद दिए गए, वो कितनी बार कांग्रेस के टिकट पे पार्लियामेंट की सीट जीते, और आज उन्होंने अब मैं समझता हूं कि शायद 9-10 महीने से वो हाशिए पे रखे हुए थे, मगर अब जाकर के उनको एक महाराजा, जो एयर इंडिया का महाराजा है, वो बनाने की कोशिश की गई है। आप एक बात सोचिए कि इस भारतीय जनता पार्टी में जो जिसे अनुभव और ज्ञान कहते हैं, उसका इतना अभाव है कि जो कांग्रेस के भगोड़े आए हैं उन्हें ही मंत्री बनाना पड़ रहा है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस लीजिए, चाहे नारायण राणे का केस लीजिए, और नारायण राणे जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन कनकावली के अंदर कब्जा कर रखी है और जिन पर तमाम केसेस चल रहे हैं, वो जिसे कहते हैं मोदी जी का उनका इंटॉलरेंस है पूरा करप्शन के लिए, वो आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो ये दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं नहीं समझता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब कोई भविष्य इसमें मुझे नजर नहीं आता है। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई भविष्य नजर नहीं आता, पर भविष्य तो उन नेताओं का भी नजर आ रहा था सर, जो लंबी लंबी दलीलें जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर के दे रहे थे। उन्हीं में से चाहे CA/NRC के कानून को लाने की बात की जाए, चाहे तमाम जो कानून किसानों के विरोध में लाने की बात की जाए, लंबी लंबी डिबेट की जा रही थी विपक्ष के लोगों के साथ। उन्हीं में से एक नाम था रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया गया, आखिर क्या वजह रही है? क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है कानून जो उन्होंने बनाए हैं उसे लेकर के? ज्यादातर मंत्री जो मोदी जी की सरकार में कैबिनेट में थे, उनमें से करीब करीब 20% निकाल दिए गए। करीब 12 मंत्री जो है वो उनका इस्तीफा ले लिया गया, सैक किए गए हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि उनमें सचमुच में किसी भी प्रकार के टैलेंट या मेरिट का अभाव है, और जो अगर उनमें थोड़ी सी मेरिट है भी, तो वो सिर्फ इतनी रह गई है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाटुकारिता कर सके बैठ करके। आपने देखा होगा कि हर रविशंकर प्रसाद या निर्मला सीतारमन या प्रकाश जावड़ेकर आपको चैनलों के ऊपर दिखाई देते हैं, और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कर दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कर दिया, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। और रविशंकर प्रसाद के बारे में तो मैं खास तौर से कहूंगा कि वो एक बहुत ही अरोगेंट और ऑटोक्रेटिक मंत्री साबित हुए, और उन्होंने जिस तरीके से कानूनों के साथ छेड़छाड़ की, और जिस तरह से एक बड़ी मेजॉरिटी को उन्होंने जिस तरीके से नजरअंदाज करके कुछ कानून लाने की कोशिश की है, वो देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। और खास तौर से जो अभी अभी उन्होंने एक लड़ाई ट्विटर और फेसबुक और गूगल और इन सब के खिलाफ शुरू की, मैं समझता हूं कि वो भी उनके एक निकाले जाने के पीछे एक वजह हो सकती है, क्योंकि जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने देखा होगा अभी अभी कि कुछ 37 विश्व के अंदर जो हेड हैं, लीडर्स हैं, वो लिस्ट निकाली गई है जिनको इनटॉलरेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ, जो राइट विंग, जो राइट्स के खिलाफ, राइट्स के लिए अपनी बात करते हैं, उनके खिलाफ उनमें उनकी एक लिस्ट निकाली गई है विश्व के नेताओं की, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। उनमें नरेंद्र मोदी का नाम भी है और 22वें नंबर पर है। तो इसलिए ये सोचने की बात है कि जो जिस तरह के कानून बनाने की कोशिश की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या जो चैनल्स के ऊपर एक नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है, वो शायद रविशंकर प्रसाद के लिए बहुत भारी पड़ी है, और यही वजह है कि वो निकाले गए। सर, इसी के साथ साथ एक नाम और आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। कोरोना काल में जिस तरीके से स्थिति थी, तमाम चीजें सामने आई, पर लोगों का कल ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर एक बहस थी कि कोरोना काल में जो भी फंड आया वो पीएम मोदी केयर फंड में आया, जहां मोदी जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि हमसे चूक हुई। हर्षवर्धन को बलि का बकरा बना करके क्या मोदी सरकार अपने काम से फारिग हो गए हैं? यहाँ पर लोग कल डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थन में भी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें काम करने नहीं दिया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था।
तो डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना किस तरीके से देख और समझ पा रहे हैं आप? ये जो मंत्रिमंडल में जो ये जिस तरीके से लोगों को निकाला गया, इसके बारे में कल मुझे ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट मिले। एक में लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम जो है वो इंजन में है और सजा जो है वो डब्बों को दी जा रही है। मेरा अपना ट्वीट था कि डिफेक्टिव जो है वो ड्राइवर है और टायर बदले जा रहे हैं गाड़ी के। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को खुद लेनी है। देश में कोरोना से आज अगर 4 करोड़ केस हैं और 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसकी जिम्मेदारी एक और सिर्फ एक आदमी पर जाती है और वो है नरेंद्र मोदी। जितनी चीजों का क्रेडिट लेना होता है तो वो नरेंद्र मोदी लेते हैं, और जो फेलियर्स होते हैं वो हर्षवर्धन ने नहीं किया, या रविशंकर प्रसाद ने नहीं किया, या जावड़ेकर ने नहीं किया। हर्षवर्धन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर्षवर्धन एक अच्छे मंत्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वालिफाइड है, डॉक्टर हैं और काफी समय से ये अपना पेशा करते आ रहे हैं और जनता में उनकी छवि अच्छी है। मैं एक ट्वीट मैंने भी पढ़ा था, इसमें कहा था कि हर्षवर्धन पर कभी एक पैसे की हेराफेरी करने का आरोप नहीं है, मगर एक पैसे की हेराफेरी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि पीएम केयर्स के अंदर जो हजारों करोड़ का फंड जमा हुआ है, या जो पैसा आया है और कहां से आया और कहां गया, और जिसका कोई हिसाब आज देश को देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हर्षवर्धन इसको देख करके चुप रहे तो हर्षवर्धन भी गुनहगार है। हालांकि हर्षवर्धन की जगह पे जिस व्यक्ति को लगाया गया है उसको ना तो कोई डॉक्टरी का अनुभव है, ना उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। और आजकल जो ट्वीट मैं देख रहा हूं उनके, तो मुझे लगता है कि बहुत ही उनके पास पिछले 2 साल से सिर्फ एक काम है कि पीएमओ के ट्वीट्स को रीट्वीट करना और नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को आगे बढ़ाना। इसके अलावा मनसुख मंडाविया में मुझे कोई भी अभी तक ऐसी काबिलियत नजर नहीं आई जिसके लिए उनको स्वास्थ्य मंत्री देश का बनाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि मीडिया में किस तरीके से नफरत जो है खास समुदाय के लिए फैलाई जाती है, और जब मीडिया पर कंट्रोल यानी कि सूचना प्रसारण मंत्री जो सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले हो अनुराग ठाकुर को बना दिया जाए, तो किस तरीके का असर पड़ेगा इस पर? किस तरीके से देख रहे हैं अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह देना? न सिर्फ जगह दी गई है, उनको प्रमोट किया गया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेमोएस थे, अब उनको कैबिनेट चार्ज दिया गया है और उन्हें और मंत्रालय दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर, आप अच्छी तरह से, आपको याद होगा दिल्ली दंगों के दौरान वो कपिल मिश्रा के साथ किस तरह स्केच शेयर करते थे, और वो जो फेमस वो गोली मारो सालों को, उसके मंच पर वो रहे वहां पे और वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करना, मैं समझता हूं कि सरकार एक संदेश देना चाहती है कि भाई हम सिर्फ यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैं और हमारे नजर में माइनॉरिटीज के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह के व्यक्ति को, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि आज देश की इकोनॉमिक फ्रंट पे जो दुर्दशा है वो हर आदमी देख रहा है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, इकोनॉमी जीडीपी माइनस में बहुत नीचे 8 तक जा चुकी है, और हर तरफ एक महंगाई का माहौल है। पेट्रोल 106 रुपए लीटर बिक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि देश की कितनी दुर्गति इस समय हुई है, और ऐसे में लोगों को प्रमोट करके बड़ा मंत्री बनाना, मैं समझता हूं कि जिसने बनाया है उस पर भी संदेह होता है कि उसकी कितनी योग्यता है। मोदी जी के मंत्रिमंडल को लेकर के हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तमाम तरीके से इस मंत्रिमंडल को भी समझाने की कोशिश की है कि जहां 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है, इस मुस्लिम आबादी को देखते हुए एक मंत्री ऐसा नहीं मिला जिसको कैबिनेट में जगह दी जाती। एक ही फेस को बार बार लोगों के सामने कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरा, अनुराग ठाकुर को
सपोर्ट करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी सरकार जो है देश के माइनॉरिटी के खिलाफ काम करती रहेगी। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।